चलिए बच्चों, तो हमारे आज के लेक्चर में हम लोग जैसा आपसे कहा था चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उन पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हैं। उन पर हमको डिस्कशन करना है बहुत सारा। तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या प्रोविजन है। सबसे पहले केस स्टडी हमारे पास में है। सीए पारितोष किसी कंपनी के लेखा परीक्षक है। देखो यहाँ पर याद रखिएगा, लेखा परीक्षक और अंकेक्षक का मतलब एक ही होता है। आप लेखा परीक्षक लिखें या आप अंकेक्षक लिखें, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। लेखा परीक्षक या अंकेक्षक एक ही बात है, ठीक है। तो सीए परितोष किसी कंपनी के अंकेक्षक या लेखा परीक्षक के अंकेक्षण हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण, अच्छा ऐसे ही लेखा परीक्षक को अंकेक्षण बोला जाता है। लेखा परीक्षक को अंकेक्षक, लेखा परीक्षा को अंकेक्षण। सही शब्द तो अंकेक्षण और अंकेक्षक ही है। वो तो अपने इंस्टीट्यूट वाले जो है गूगल की मेहरबानी है, लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक शब्द को प्रयोग कर लेते हैं। लेखा परीक्षा हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण भी उन्हें प्राप्त हुए हैं। जोखिम आंकलन के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों को चिन्हित किया गया है। कौन कौन से मुद्दे हैं? कंपनी के उत्पादों की बाजार में मांग की कमी के कारण कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष के 50 करोड़ से गिरकर चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपए हो गया है। तो भैया ऐसा है जी, कंपनी की मार्केट में जो है कम हो गई है, सेल्स कम हो गई है, कंपनी का मार्केट में बाजार में डिमांड कम हो गई है। तो 50 करोड़ से गिरकर चालू वर्ष में 5 करोड़ ही रह गया। बाजार में नए उत्पादों के आने से कंपनी के उत्पाद अप्रचलित होते जा रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा ग्राहक जिस पर 5 करोड़ रुपए बकाया था, कंपनी की कोशिशों के बावजूद कंपनी को भुगतान नहीं कर रहा। इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि पिछले वर्ष 30 दिनों से बढ़कर 90 दिन हो गई। ये चिंता का विषय है, क्योंकि इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि का मतलब होता है वह समय जिसमें आपका अपना बना हुआ माल जो है ना, एकदम फिनिश गुड जिसको आप बोलते हो, बना हुआ माल इतने दिनों तक स्टॉक में रहता है। 30 दिन का मतलब था कि भैया जिस दिन माल बनता है उससे अगले 30 दिनों में माल हमारा बिक जाता है। अब यही जो पीरियड है बढ़कर 90 दिन हो गया। ऐसा इसलिए भी हो रहा है, जैसा कि ऊपर हमने कहा था कि बाजार में कंपनी के उत्पाद अप्रचलित हो गए हैं, तो बिकने का समय बढ़ गया। जो माल पहले 30 दिनों में बिक जाया करता था वो 90 दिनों में बिक रहा है। कंपनी तीसरे पक्ष से भी कार्य करवाती है, इसलिए इन्वेंट्री का कुछ हिस्सा तीसरे पक्ष के पास भी पड़ा हुआ है। ऐसा कई कंपनी करती है कि अपना माल बाहर से, जैसे पतंजलि करता है, पतंजलि का ज्यादातर माल जो बनता है वो बाहर बनता है, उसमें पतंजलि का लेबल होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि पतंजलि उसमें क्वालिटी ध्यान नहीं रखता होगा, लेकिन वो जो भी है, तो ऐसे में हमारा कुछ स्टॉक उनके पास भी पड़ा है। अब कितनी सारी चिंताएं हैं। हमारी सेल्स 50 करोड़ से 5 करोड़ आ गई। बना हुआ माल जो 30 दिन में बिक जाया करता था वो 90 दिनों में बिक रहा है। 5 करोड़ रुपए का एक हमारा लेनदार है जो देनदार है जो पैसा चुका नहीं रहा, ठीक है। और थोड़ा बहुत माल ऐसा भी है जो हमारा अभी उन लोगों के पास पड़ा है जहां पे हम माल बनवाते हैं, उसके पास पड़ा है, तो वो हो सकता है कच्चा माल हो या हो सकता है WIP हो, ठीक है ना। ये वाला जो है ये तो फिनिश गुड्स है, ये तो फिनिश गुड्स के लिए, फॉर फिनिश गुड्स अंग्रेजी में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये है फॉर रॉ मटेरियल, फॉर फिनिश WIP, या हो सकता है फिनिश गुड्स, हो सकता है बना बनाया माल भी पड़ा हो। उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पर जोखिम तो भरी पड़ी है, देख ही रहे हैं हम लोग इस इकाई में कितनी सारी जोखिम है, लेकिन हम एक बार इसके सवाल देखते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा। कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण जोखिम है? तो अंकेक्षण जोखिम कौन कौन सा है, देखो इसके अंदर कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट, यानी कंपनी में एकदम से सेल्स 50 करोड़ से 5 करोड़ हो गई, इसे कौन सा अंकेक्षण जोखिम आता है? राजस्व में गिरावट से कंपनी के मुनाफे में गिरावट आएगी। ये कोई जोखिम थोड़ी ना, ये तो पता है। जोखिम तो वो होता है जिसके होने या नहीं होने की संभावना का हमें पता ना हो। जिसके होने या नहीं होने की संभावना है होने की, लेकिन होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब अगर राजस्व गिरा है तो लाभ में तो कमी आएगी, ये तो सुनिश्चित है। राजस्व में भारी गिरावट का मतलब यह हो सकता है कि कंपनी के उत्पादों की बाजार में मांग कमी के कारण कंपनी निकट भविष्य में परिचालन करने में, यह है जोखिम। जोखिम का मतलब क्या है कि जिसके होने की संभावना है। तो आज अगर कंपनी के राजस्व में भारी गिरावट आई है, इसका कारण यह भी है क्योंकि कंपनी के बाजार में जो प्रोडक्ट है उनकी जो डिमांड है, उनकी जो उनकी उनकी मांग जो है बाजार में काफी कम हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि भविष्य में इकाई अपना परिचालन भी ना कर पाए। हो गई ना 50 करोड़ से सीधा 5 करोड़। हम ये नहीं कह रहे कि भविष्य में कंपनी बंद हो जाएगी, हमने कहा इसका एक जोखिम है। जोखिम का मतलब क्या होता है? जोखिम का मतलब है जिसके होने या नहीं होने की संभावना तो है, पर होगा या नहीं होगा ये अभी हमें नहीं पता।
यह जोखिम यह भी है कि एक जोखिम यह भी है कि वित्तीय विवरणों में चालू समुत्थान प्रकटीकरण को छोड़ दिया जाए। चालू समुत्तीकरण प्रकटीकरण क्या होता है मैं बताता हूं आपको, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब आ जाएगा। गोइंग कंसर्न डिस्क्लोजर, आपको पता है ये जो गोइंग कंसर्न है, ठीक है, चालू समुत्थान बोल दीजिए या इकाई के चालू रहने की जो प्रवृत्ति है उसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। आप लोगों ने बचपन में इसको पढ़ा होगा। अभी जो गोइंग कंसर्न है, सामान्य तो क्या होता है गोइंग कंसर्न, अगर मैं लेखांकन मानक के अनुसार एक के अनुसार जाऊं तो जो हमारा लेखांकन मानक एक है, ठीक है, लेखांकन मानक एक जो हमारा है, लेखांकन मानक एक हमारा क्या है, लेखांकन मानक हमारा एक है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। अगर आप उस लेखांकन मानक एक पे जाते हैं तो उसके अनुसार 3 ऐसे लेखांकन नीतियां हैं जिनकी पालना करना हर इकाई की जिम्मेदारी है। 3 ऐसे हमारे लेखांकन नीतियां हैं जिनकी पालना हर इकाई को करनी ही पड़ती है। और अगर इकाई उन 3 लेखांकन नीतियों की पालना करती है, ठीक है, अगर इकाई उन 3 लेखांकन नीतियों की पालना करती है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा जरा, अगर इकाई उन 3 लेखांकन नीतियों की पालना करती है तो ऐसी परिस्थिति में उस इकाई को यह बताने की जरूरत नहीं है अपने वित्तीय विवरणों में। लेकिन अगर उन 3 लेखांकन नीतियों का पालन नहीं करती तो बताना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों? इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, यानी वो वाली लेखांकन नीतियां जो कि किसी भी इकाई के वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए जरूरी होती है, ठीक है, ये वो लेखांकन नीतियां कि इनके बिना तो इकाई के वित्तीय विवरण बन ही नहीं सकते। मेरी बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ये वो लेखांकन नीतियां हैं जिनके बिना वित्तीय विवरण बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो 3 लेखांकन नीतियां, इसमें एक तो आती है गोइंग कंसर्न, ठीक है, एक आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब किसी भी चीज को या किसी भी लेखांकन नीति को लगातार फॉलो करते रहना है, लगातार उसकी पालना करनी है। और एक होता है अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब क्या होता है? अक्रूवल का मतलब होता है आप अपने जो खाते बनाते हैं वो 2 आधार पे बनाते हैं, या तो नकद आधार पे या उपार्जन आधार पे। इसके हिसाब से हर इकाई को अपने खाते उपार्जन आधार पे बनाने चाहिए। तो ये जो 3 है, गोइंग कंसर्न यानी चालू समुत्थान, अक्रूवल यानी कि उपार्जन आधार पे खाते बनाना, और तीसरा कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता, लगातार। ये 3 चीजें हैं जिसको हर इकाई को पालना करनी पड़ती है। और अगर कोई इकाई इनकी पालना करती है तो इसके बारे में उससे अपने वित्तीय विवरणों में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई इकाई इनकी पालना नहीं करती तो इकाई को अपने वित्तीय विवरणों में बताना पड़ता है। अब चूंकि यहां पर इकाई सामान्यतः ये माना जाता है कि इकाई चलती रहेगी यानी गोइंग कंसर्न होगा। तो फिर अगर इकाई गोइंग कंसर्न है तो आपको अपने वित्तीय विवरणों में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इकाई गोइंग कंसर्न नहीं है, यानी अगर ऐसा लगता है कि इकाई बंद हो सकती है भविष्य में, तो इसके बारे में आपको अपने वित्तीय विवरण में बताना पड़ता है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि जो कंपनी की सेल्स में, कंपनी के राजस्व में एकदम से इतनी गिरावट आई, उसकी वजह से हो सकता है कि इकाई भविष्य में बंद हो जाए और इकाई को ये जो चालू समुद्रीकरण प्रकटीकरण है ये भविष्य में ना रहे। हाँ, तो ये जोखिम तो है भाई साहब, जोखिम तो है। यदि आप उसके उत्पादों की मांग गिर रही है तो कंपनी कोई नई दिशा तलाश, ये जोखिम नहीं है, ये तो सोल्यूशन है भाई। कि आज अगर कंपनी के उत्पादों की मांग गिर रही है तो कंपनी कोई नई दिशा में प्रयास करे। ये कोई वो नहीं है, जोखिम नहीं है, ये तो एक तरीके से सलाह है। राजस्व में गिरावट का मतलब कंपनी की कर देनदारियां कम होंगी। हाँ, यदि राजस्व में गिरावट होती है तो हो सकता है कि कंपनी की देनदारियां थोड़ी सी कम हो जाए। हाँ, तो देनदारियां तो कम होंगी ना, जब माल बिकेगा ही कम तो क्या होगा, माल बिकेगा कम तो फिर लोगों से जो पैसा लेना है वो भी कम हो जाएगा, यानी डेटर्स भी, देनदारियां मतलब डेटर्स। तो जोखिम जो है इसके अंदर वो ये वाली है, ख वाली। बाकी जोखिम नहीं है, बाकी तो या तो वो कोई फैक्ट है पहले वाला जैसे कि साफ पता चल रहा है, दूसरा तीसरा वो है जो जोखिम नहीं है, वो तो होगा ही। कंपनी के उत्पाद बाजार में अप्रचलित होते जा रहे हैं, यह निम्नलिखित में कौन सा अंकेक्षण जोखिम है? कंपनी को बाजार में उत्पाद बेचने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, यह जोखिम नहीं है। ऐसे परिदृश्य में इन्वेंट्री को कम करके आंका जा सकता है, यह भी कोई जोखिम नहीं है। तो एक तरीके से आप सलाह दे रहे हो कि वित्तीय विवरणों को बेहतर कैसे दिखाना है,
ऐसे परिदृश्य में इन्वेंट्री को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। ये जोखिम है भाई साहब। ये जोखिम क्यों है बड़ा? ये जोखिम क्या मतलब क्या है? अभी चूंकि इकाई के पास इन्वेंट्री बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, माल भी कम रहा है, हो सकता है बन भी कम रहा हो, तो इसलिए इन्वेंट्री भी ज्यादा ना हो। अब इन्वेंट्री कम दिखाते हैं यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई साहब उसका असर प्रॉफिट पे आता है, यानी प्रॉफिट भी आपको कम दिखेगा। ठीक है, प्रॉफिट भी आपको कम दिखेगा। अब ऐसे में चूंकि प्रॉफिट कम दिखेगा तो तकलीफ होगी, तो हो सकता है कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में लाभ ज्यादा दिखाने के लिए अपनी अपने स्टॉक को यानी अपनी इन्वेंट्री को अधिक मूल्य पर उसका जो है मूल्यांकन कर ले। ये संभावना है, ऐसा होगा नहीं होगा मैं नहीं पता, पर इसकी संभावना है। कंपनी अपने ग्राहकों को 1+1 का ऑफर लॉन्च करना चाहिए, ये फिर सलाह हो गई। जोखिम का मतलब होता है जो हो सकता है। अब चूंकि कंपनी की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, सेल्स कम है, तो एक संभावना है कि शायद कंपनी जो है अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा मूल्यांकन पर दिखाए, इसकी संभावना है। एक बड़ा ग्राहक कंपनी को भुगतान नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में कौन सा अंकेक्षण जोखिम है? इससे क्या, अच्छा आपको यहां पर हो सकता है कि शायद ये समझ में नहीं आ रहा हो कि अंकेक्षण जोखिम हमने पीछे पढ़ा था। यहां पर हम लोग 3 तरह के जोखिम होते थे, याद है आपको कौन कौन से जोखिम? पहला होता था जोखिम इनहेरेंट रिस्क, ठीक है ना, याद है? तो वो जोखिम तो वो होता है जो कि वित्तीय विवरणों में होगा ही होगा, खातों में गलतियां हो सकती हैं। एक होता था कंट्रोल रिस्क यानी नियंत्रण जोखिम, ठीक है, जो कि आंतरिक नियंत्रण की वजह से आता था। एक होता था, फिर उसके बाद एक अंकेक्षण जोखिम आता था, सीधा उस पर चलता हूं, कि अंकेक्षक की राय गलत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इकाई के वित्तीय विवरणों में मिथ्या वर्णन है या हो सकते हैं। तो हम उस अंकेक्षण जोखिम की बात कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि ग्राहक के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा, तो इससे कौन सा आपको जोखिम हो सकता है? अंकेक्षण जोखिम, यदि अपूरणीय ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला गया तो प्राप्य राशि गलत बताई जा सकती है। अपूरणीय ऋण को बट्टे खाते में, अपूरणीय ऋण मतलब जो रिकवर नहीं हुआ, जो पैसा मिला नहीं, आपने जो लोन दिया, तो हो सकता है कि आप गलत राशि बताएं। ये जोखिम है, संभावना है कि आप शायद। लेकिन देखिए, अगर आज किसी डेटर से हमें पैसा कम मिलता है या उससे प्राप्त राशि हमें कम दिखाई जाती है, तो हो सकता है, ये संभावना है कि उससे जितना पैसा मिला उससे कम ही दिखाया हो। लेकिन ये तो तब होता है जब सामने वाले ने, आपको समझना जरा ध्यान से, जैसे कोई हमारा देनदार है, ये अकाउंटेंट कर देता है, कभी कभी अकाउंटेंट है, 5 करोड़ रुपए का हमें किसी से पैसा लेना है, तो मेरा देनदार, उसने उसमें से 5 करोड़ दे दिया, लेकिन कैश दिया, तो जो हमारा अकाउंटेंट है उसने क्या करा, जमा करा 4 करोड़ 80 लाख, और 20 लाख अपने जेब में डाल दिए, और क्या दिखा दिया, डिस्काउंट दे दिया, बट्टा मतलब 20 लाख का डिस्काउंट दे दिया। असल में पूरा 5 करोड़ रुपए दिया उसने, पर कैश दिया। तो अकाउंटेंट ने 20 लाख अपनी जेब में रख लिया और क्या बोल दिया कि भैया 4 करोड़ 80 लाख मिला, और उससे पैसा लेने के चक्कर में या लेने के लिए हमने उसको 20 लाख का बट्टा दिया। तो इस वजह से आपको खातों में दिख रहा है कि 20 लाख रुपए कम है। लेकिन समझो ये जोखिम यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस डेटर से पेमेंट ही नहीं आया। ये जोखिम तो तब होती जब उससे आधा पैसा आ चुका होता, आधा नहीं आया होता। तो ये समस्या होती है कि यार जो आधा पैसा नहीं आया, जो थोड़ा बहुत पैसा रह गया है, वो पैसा क्यों नहीं आया। उस केस में संभावना थी कि जो थोड़ा सा पैसा नहीं आया है, वो थोड़ा सा पैसा क्यों नहीं आया, वो थोड़ा सा पैसा नहीं आया, कहीं डिस्काउंट में तो नहीं डाल दिया, बट्टे में तो नहीं दिखा दिया, मिल तो गया पर बट्टे में दिखा दिया, कहीं अकाउंटेंट ने जेब में तो नहीं रख ली। ये जोखिम हो सकती थी, यानी कपट की जोखिम। यहाँ तो पैसा मिला ही नहीं है। यदि अपूरणीय ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला गया तो प्राप्य राशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। अपूरणीय ऋण को बट्टे खाते में डालने से कंपनी के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बकाया ऋण, अब देखो इसमें दूसरा वाला, यदि अपूरणीय ऋण को बट्टे खाते में नहीं डाला गया तो प्राप्य राशि को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा सकता है। हाँ, ये संभावना है। आज कंपनी को अपने सारे अंशधारकों को अपनी अच्छी पोजीशन दिखानी। अब किसी देनदार से हमें 5 करोड़ में से 4 करोड़ ही मिले, ठीक है, 1 करोड़ नहीं मिला। अब अगर हम लिख देते 5 करोड़ मिला, 4 करोड़ ही मिला और 1 करोड़ भी बाकी है, ठीक है, या बट्टे खाते में हमने उसको डाल दिया कि नहीं मिलेगा, तो फिर कंपनी के अंशधारक भड़क जाते हैं कि तुमने यार 5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए डुबो दिया, उससे तुमने पैसा रिकवर ही नहीं करा, बट्टे में डाल दिया। तो हो सकता है कंपनी उसको बट्टे में दिखाने के बजाय अपने अंशधारकों को दिखा, नहीं नहीं पूरे 5 करोड़ मिले। ऐसी संभावना है, ऐसा होगा हम ये नहीं बोल रहे, ऐसी संभावना है कि वो 4 करोड़ का राशि, 4 करोड़ मिली, 1 करोड़ का पैसा डूब गया, नहीं मिला, लेकिन अब उसको बट्टे में डालना था,
तरीके से बात कर रहे तो उसको बट्टे खाते में दिखाना था। पर अगर उसको बट्टे खाते में दिखाते तो कंपनी के अंशधारक शायद कंपनी पर गुस्सा करते, कंपनी को भला बुरा कहते कि भैया आपने 1 करोड़ रुपए डुबो दिया। तो संभावना है कि कंपनी ने 5 करोड़ पूरे दिखा दी, मतलब मिले 4 करोड़ लेकिन गलत दिखा दिया। अब इस ये तो मिथ्या वर्णन है, नहीं तो कपट है, आप गलत स्थिति दिखा रहे हो। लेकिन कंपनी कर सकती है, इस बात की जोखिम है, तो अंकेक्षक को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जोखिम उपलब्ध है इस जगह। यहाँ हो सकता है कि कंपनी शायद बट्टे खाते में दिखाने के बजाय प्राप्त राशि को बड़ा चढ़ाकर दिखाए। अपूरणीय ऋण को बट्टे खाते में डालने से कंपनी के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये कोई जोखिम नहीं है, ये तो एक तरीके से प्रभाव है कि अगर आज बट्टा खाता, लाजमी सी बात है, बट्टा जो है यानी डिस्काउंट जो है वो हमारा खर्चा है। आज जितना ज्यादा आप डिस्काउंट दोगे बट्टा खाता में, जितना ज्यादा राशि दिखाओगे, प्रॉफिट उतना ही कमाएगा। बकाया ऋण की वसूली में विफलता से कंपनी के नकदी प्रवाह पर, ये भी बात सही है, ये भी कोई जोखिम थोड़ी ना है भाई, ये कोई जोखिम नहीं है। ये तो एक तरीके का फैक्ट है कि भैया अगर आज हम वसूली समय से नहीं करेंगे या पूरी नहीं करेंगे तो उसका असर हमारे नगद प्रवाह पर आएगा, बिल्कुल आएगा, नगद प्रवाह पर उसका असर आएगा। ठीक है, जब इन्वेंट्री होल्डिंग अवधि 30 दिन से बढ़कर 90 दिन हो जाए तो इसमें कौन सी जोखिम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा अंकेक्षण पे, इससे कौन सी अंकेक्षण जोखिम आएगी? देखो, माल सूची को बढ़ा चढ़ाकर बताने का जोखिम है, बिल्कुल है, सबसे बड़ा, जो बाकी तीन भी पढ़ लेते हैं लेकिन मेन जोखिम तो भाई साहब यही वाला है कि हो सकता है कि इकाई माल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। क्यों दिखाए बढ़ा चढ़ाकर? क्योंकि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि भैया हमारी तो सेल कम नहीं हो रही है, हमारा तो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इसलिए हमारे पास माल जो है 90 दिन में बिक रहा है। वैसे आपका माल 30 की जगह 90 दिन में इसलिए बिक रहा है क्योंकि आपकी मार्केट में जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो गई है, उसकी मांग कम हो गई। लेकिन अब चूंकि ये बात अगर कंपनी के अंशधारकों को पता चलेगी तो वो कंपनी के मतलब बोलेंगे ना यार कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है, कंपनी की मार्केट में शेयर की प्राइस गिर जाएगी। तो हो सकता है कंपनी उनको दिखाए कि नहीं नहीं भाई साहब, हमारे पास माल तो बहुत ज्यादा इसीलिए है क्योंकि हमने ज्यादा बनाया है, क्योंकि हमें भविष्य में ज्यादा माल बिकने की संभावना नजर आती है, इसलिए हमने ज्यादा माल बनाया है। तो ये भी एक संभावना हो सकती है। इन्वेंट्री के अस्तित्व से संबंधित जोखिम नहीं है, ऐसा तो कोई जोखिम नहीं है। यह जोखिम की जीएसटी दर से बढ़ने पर शेयरों की धीमी गति से देनदारी बढ़ जाएगी, नहीं, जीएसटी से किसी भी तरह की कोई भी देनदारी पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीएसटी तब लगेगा जब आप माल बेचोगे, जब तक बिकेगा नहीं तो इन्वेंट्री पे तो लगेगा नहीं। इन्वेंट्री की होल्डिंग और भंडारण लागत में संबंधित जोखिम, उसमें जोखिम नहीं है, लागत बढ़ेगी, जोखिम नहीं है, तय है। आज अगर इकाई का ज्यादा इन्वेंट्री होती है कंपनी में तो लाजमी सी बात है उसकी होल्डिंग और भंडारण की लागत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इन्वेंट्री का एक हिस्सा तीसरे पक्ष के पास पड़ा हुआ है, हाँ जैसे बिल्कुल है। इसमें कौन सा अंकेक्षण जोखिम शामिल है भाई? इससे अच्छा, अंकेक्षण जोखिम से मैं आपको दोबारा अवगत करा दूं। अंकेक्षण जोखिम का मतलब होता है ऐसी कोई भी जोखिम जिससे अंकेक्षक की राय गलत होने की संभावना है। आज अगर इकाई के वित्तीय विवरणों में किसी भी तरह की मिथ्या वर्णन है या कोई भी गड़बड़ है, मिथ्या वर्णन ना हो सकता है कोई कपट या त्रुटि ना हो, कोई भी अगर गड़बड़ है वित्तीय विवरणों में, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा जरा, अगर कोई भी वित्तीय विवरणों में गड़बड़ है, फर्ज कीजिए कोई भी, तो हो सकता है कि उसकी वजह से इकाई का अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान कोई गलती कर दे, वो ना पकड़ पाए और उसकी अंकेक्षण रिपोर्ट गलत हो जाए, उसकी राय गलत हो, इसी को अंकेक्षण जोखिम बोलते हैं। तो कौन सा अंकेक्षण जोखिम शामिल है अगर इस तीसरे हिस्से के पास पड़ा हुआ है? तो यह जोखिम की तीसरे पक्ष कंपनी के विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं करते। मतलब आज अगर इतना सारा माल उसके पास पड़ा है तो उसका कारण क्या है? इतना सारा माल अगर उसके पास पड़ा है तो उसका कारण क्या है? या तो उसका माल हम ले ही नहीं रहे क्योंकि उसने अपने माल का निर्माण हमारी दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं करा, या तो ये है, तभी तो इतना सारा माल उसके पास पड़ा है, हम क्यों नहीं ले रहे माल उससे, कि उसने माल का निर्माण हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं करा। ये जोखिम है, हाँ हो सकती है, पर इससे हमारे अंकेक्षण पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो स्टॉक, वो तो एक ही बात है ना, हाँ इससे हमारे अंकेक्षण में कोई जोखिम नहीं आएगा। कंपनी का स्टॉक कंपनी के पास पड़ा हो या उसके जहां पे कंपनी बनाती है थर्ड पार्टी तृतीय पक्षकार के पास पड़ा हो, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको हम जॉब वर्क बोलते हैं। अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है या कॉस्टिंग आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने एक शब्द सुना होगा, जॉब वर्क। तो ये तो जॉब वर्क होता है एक तरीके से। ठीक है, तो जॉब वर्क हो सकता है, जॉब वर्क हो, उसके पास पड़ा होगा स्टॉक, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अब आपने उससे माल क्यों नहीं खरीदा या आपने उससे माल क्यों नहीं उठाया, उसके पास क्यों पड़ा है, इसका हमारे अंकेक्षण के जोखिम से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। ऐसी आशंका है कि तीसरे पक्ष से काम कराकर कंपनी अपनी लागत बढ़ा रही हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर कंपनी बाहर के किसी भी तृतीय पक्षकार से अपने प्रोडक्ट तभी बनवाती है जब वो सस्ते पड़ रहे। यदि वो महंगे पड़ेंगे तो तृतीय पक्षकार से बनवाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जोखिम है कि तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री की मात्रा
और स्थिति के संबंध में पर्याप्त और उचित साक्ष्य उपलब्ध ना हो, ये जरूर कह सकते हो। पहले में तो कोई जोखिम नहीं है, पहले में हमें फर्क नहीं पड़ता, दूसरा में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो चलो ऐसा एक बार मान भी ले कि उससे लागत कंपनी की, उससे जोखिम क्या है, वो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, कंपनी का लाभ कम होगा, उससे अंकेक्षक की राय गलत होने की कोई संभावना नहीं। आज मान लीजिए कंपनी तृतीय पक्षकार से काम कराकर अपनी लागत बढ़ा रही है, या कंपनी की लागत बढ़ी हुई आती है उदाहरण के तौर पे, तो उससे जोखिम क्या है, उससे अंकेक्षण की राय गलत होने की संभावना नहीं। लेकिन तीसरा वाला सही है, अगर तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री की मात्रा और स्थिति के संबंध में हमें अगर उचित अंकेक्षण साक्ष्य मिले नहीं, आज इकाई के अंदर माल पड़ा होता तो मैं स्वयं उसका निरीक्षण कर सकता था, मैं स्वयं उसके संबंध में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर सकता था। पर अगर वो तृतीय पक्षकार के पास पड़ा होगा तो ऐसी परिस्थिति में मुझे हो सकता है उसके संबंध में अंकेक्षण साक्ष्य ना मिले, तो मेरे लिए ये मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो उसके कितनी है इन्वेंट्री। हो सकता है कि इकाई ने अपनी वित्तीय विवरणों में उसकी राशि कम ज्यादा करके दिखा दी हो, ज्यादा की इन्वेंट्री कम दिखा दी हो, कम की इन्वेंट्री ज्यादा दिखा दी हो। तो ऐसी परिस्थिति में होगा कि ऐसी परिस्थिति में वित्तीय विवरणों में गलती और हमारी राय भी गलत हो सकती है। तो तीसरा आएगा, जोखिम के तीसरे पक्ष के पास माल के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता नियंत्रण जांचना अंकेक्षक का काम नहीं होता। गुणवत्ता नियंत्रण कोई वित्तीय सूचना नहीं है, यह कोई वित्तीय सूचना नहीं है, अतः अंकेक्षक इसे जांचता ही नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। हमारे पास में दूसरा केस स्टडी आ जाता है। ठीक है, ये दूसरे केस स्टडी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आइए, सीए पीयूष किसी कंपनी की लेखा परीक्षक के अंतर्गत आने वाले आंतरिक नियंत्रण को समझ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कंपनी के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों में मौजूदा नियंत्रणों का अध्ययन किया है। ऐसे नियंत्रणों का अध्ययन करने और उन्हें समझने के बाद उन्होंने यह जानने हेतु कुछ नियंत्रणों का परीक्षण करने का निर्णय लिया कि क्या वे प्रबंधन के उद्देश्य के अनुसार काम करते हैं या नहीं। अब तक इन्होंने इन्वेंट्री और बैंक संबंधी नियंत्रण का अध्ययन किया है और कुछ ऐसे नियंत्रण नीचे दिए गए हैं। इन्वेंट्री पर नियंत्रण, प्रत्येक स्थान पर पड़ी कंपनी की इन्वेंट्री का बीमा किया जाना चाहिए, उनके हिसाब से यह आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। जब उन्होंने आंतरिक नियंत्रण की जानकारी देखी, भी इन्वेंट्री पे जो नियंत्रण उसको देखा, तो उन्हें लगा कि यार बीमा किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री, अब इस वैसे तो अभी आगे बताएंगे हम लोग, देखेंगे सवाल, लेकिन इस क्यों बोल रहा है ऐसा वो, उसको ये क्योंकि उसको पड़ी हुई इन्वेंट्री में एक जोखिम नजर आता है कि शायद इन्वेंट्री चोरी हो जाए, जल जाए, खराब हो जाए, तो इसलिए बीमा कराया जाना चाहिए। उसको आंतरिक नियंत्रण कमजोर लगा। कंपनी के प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री की नियमित गणना होनी चाहिए। बैंक परिचालन पर नियंत्रण, बैंक रिकंसिलिएशन नियमित अंतराल पर किया जाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं नियंत्रण पर। निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेंट्री के बीमा से संबंध में नियंत्रण के परीक्षण पे सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? इनमें से कौन सा इन्वेंट्री के बीमा के संबंध में नियंत्रण के परीक्षण की सबसे, यानी इनको पढ़ के आपको इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा लगता है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि यार ये इन्वेंट्री के बीमे को लेकर आंतरिक नियंत्रण इकाई द्वारा लगाया गया है। ये सत्यापित करने हेतु बीमा पॉलिसी का निरीक्षण करना कि प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री का आग और चोरी से संबंधित बीमा किया गया है। बीमा राशि और पॉलिसी की वैधता, बीमा राशि और पॉलिसी की वैधता की अवधि प्रासंगिक नहीं है। आपको जब ये निरीक्षण करना है कि इन्वेंट्री के बीमा के संबंध में इकाई के द्वारा पर्याप्त नियंत्रण है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यह सत्यापित करना चाहिए। पहला ऑप्शन उन्होंने बताया कि क्या हम ये सत्यापित करके मालूम कर सकते हैं कि क्या जहां जहां पे भी इन्वेंट्री रखी है उसका आग और चोरी का बीमा हो गया और बीमा की राशि और बीमा की पॉलिसी की जो अवधि है वो प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, उल्टा चल रहा है कि अगर प्रासंगिक नहीं है, यानी कम अवधि का करा लिया, ज्यादा का कराना था, या बीमा की राशि कम है, तो ये अप्रासंगिक हो गया। इसका मतलब आपकी बीमा का नियंत्रण अच्छा नहीं। दूसरा, यह सत्यापित करने हेतु बीमा पॉलिसियों का निरीक्षण करना कि प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री का बीमा किया गया है। इन्वेंट्री के मूल्य के साथ तुलना करके बीमा राशि की पर्याप्तता सुनिश्चित करना, यह भी सुनिश्चित करना कि पॉलिसी की अवधि समाप्त नहीं हुई है। बीमा पॉलिसी का निरीक्षण करना और प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री का बीमा किया गया नहीं, ये देखना बिल्कुल ठीक बात है, ये चेक कर सकते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि आपकी इन्वेंट्री का जो है बीमा की जो पॉलिसी है वो सही है या नहीं। इन्वेंट्री के मूल्य के साथ तुलना करके बीमा राशि का पर्याप्तता सुनिश्चित करना,
बिल्कुल, ये सबसे जरूरी है, इसी से पता चलेगा। खाली ऐसे ही बोल देना, पहले वाले पॉइंट में क्या था, उसमें आंतरिक नियंत्रण अच्छा है या नहीं, ये हमने सिर्फ ये चेक करके मालूम करी कि मेरे हिसाब से इन्वेंट्री का बीमा का जो राशि है वो कम या ज्यादा है। अरे आपके हिसाब से नहीं भाई, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि बीमा के ऊपर, इन्वेंट्री के बीमा पर आंतरिक नियंत्रण उचित है या नहीं, तो आप ये देखिए कि बीमा की राशि पर्याप्त है या नहीं, और ये आपको देखनी है बीमा की राशि और इन्वेंट्री की राशि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके, कि भैया जितना इन्वेंट्री का मूल्य है उतनी ही बीमा की राशि है या नहीं। राइट, ये आपको सुनिश्चित करना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि पॉलिसी की अवधि समाप्त नहीं हुई है। हाँ, यानी पॉलिसी कभी भी ऐसा नहीं होता, पॉलिसी कभी भी 3 4 5 साल की नहीं होती, 1 1 साल की होती है। तो ऊपर वाले में तो लिख दे कि बीमा की अवधि प्रासंगिक, अरे अवधि होती है 1 साल की है, उसमें जांचना क्या। ऊपर वाला गलत क्यों होता है, क्योंकि वहां पे राशि प्रासंगिक है या नहीं, अवधि प्रासंगिक है या नहीं, ये जांचने के लिए हम सिर्फ अंकेक्षक अपना स्वयं का दिमाग लगा रहे हैं। असल में तो अंकेक्षक को ये जो जांचना है कि बीमा की राशि पर्याप्त है या नहीं, बीमा की अवधि पर्याप्त है या नहीं, ये जांचने के लिए अंकेक्षक को मोटे तौर पर इकाई की जो इन्वेंट्री की राशि उसको देखना चाहिए, उसकी अवधि को देखना चाहिए, उसके बाद निश्चित करना चाहिए। यह सत्यापित करने हेतु बीमा पॉलिसी का निरीक्षण करना कि प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री का बीमा किया गया है, सुनिश्चित करना कि पॉलिसी अवधि समाप्त नहीं हुई। ये तो कुछ काम हुई, ये तो है ही काम का। अगर ग और घ भी देखते हैं, ग में क्या लिखा है, ये सत्यापित करने हेतु बीमा पॉलिसी का निरीक्षण करना कि प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री का बीमा किया गया है, आपको यह निश्चित करना। ठीक है, ये तो ऊपर वाले में आ गया ना, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। यह सत्यापित करने हेतु बीमा पॉलिसी का निरीक्षण करना कि प्रत्येक स्थान पर रखी गई इन्वेंट्री का आग और चोरी संबंधित नहीं। वो बीमा जब होता है तो इन्वेंट्री का बीमा आग और चोरी का ही होता है। तो ख वाला आएगा, यदि ये है, इसको आप चेक कर ले। इसको चेक करने से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री के संबंध में जो बीमा, इन्वेंट्री के बीमा के संबंध में जो आंतरिक नियंत्रण लगाया गया है वो उचित है या नहीं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेंट्री की गणना के संबंध में नियंत्रण के परीक्षण की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेंट्री की गणना के संबंध में, ऊपर था इन्वेंट्री के बीमा के संबंध में नियंत्रण, राइट, अभी है इन्वेंट्री की गणना के संबंध में आंतरिक नियंत्रण। तो इनमें से किसकी जांच करके आप ये मालूम कर सकते हैं कि इन्वेंट्री की गणना उचित तरीके से होती है या नहीं। इसके लिए आप समझो पहले क्वेश्चन को, ये आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपको ये बताना है कि इन चारों में से किस चीज को चेक करके हम लोग ये मालूम कर सकते हैं कि इकाई के द्वारा इन्वेंट्री की गणना सही तरीके से होती है या नहीं। इसके लिए आंतरिक नियंत्रण लगा है या नहीं, यानी ये जांचने के लिए कि इन्वेंट्री की गणना उचित तरीके से होती है या नहीं। ठीक है, इन्वेंट्री की गणना उचित, इसके लिए भी इकाई ने आंतरिक नियंत्रण लगा रखा होगा। तो ये जांचना कि इन्वेंट्री के लिए की गणना के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण है या नहीं, ये जांचने के लिए आप इनमें से कौन सी प्रक्रिया लगाएंगे या किसको लगाकर आप ये मालूम कर सकते हैं कि इन्वेंट्री की गणना के संबंध में उचित आंतरिक नियंत्रण है या नहीं। तो इन्वेंट्री की गणना की प्रक्रिया का विवरण प्राप्त करना और सुनिश्चित करना कि इन्वेंट्री की गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हो। हाँ, ये कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें इन्वेंट्री की, ये तो हमने गणना करी, इन्वेंट्री गणना प्रक्रिया का विवरण प्राप्त करना और सुनिश्चित करना कि इन्वेंट्री की गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो। इकाई की पहला तरीका तो ये है, ये पहला तरीका बताते हैं कि या तो आप इन्वेंट्री का विवरण प्राप्त कर लो और देखो कि उसकी गणना सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार गणना सही हो रही है नहीं हो रही, मतलब जो इन्वेंट्री की गणना करने की जो प्रक्रिया इकाई ने निर्धारित करी उसके अनुसार है या नहीं। आप इन्वेंट्री की गणना का विवरण प्राप्त करें और सुनिश्चित करें कि इन्वेंट्री की गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है और स्वयं भी भाग लें। पहला और दूसरा सेम ही है, इसमें एक काम और एक्स्ट्रा कर दिया। ये कहते हैं कि भाई पहला तरीका तो ये कि आप इन्वेंट्री की गणना करी होगी कहीं ने, उसका विवरण मंगाओ और देखो कि वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है। यदि इन्वेंट्री की गणना हुई है और वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है, इसका मतलब इन्वेंट्री पे नियंत्रण अच्छा है। दूसरा तरीका, आप इन्वेंट्री की गणना का विवरण मंगाओ, इकाई ने विवरण करा, उसकी गणना करी होगी, उसका स्टेटमेंट मंगाओ, देखो वो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं, और साथ में खुद भी जाके इन्वेंट्री की गणना। इसमें एक और चीज जोड़ दी, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि इन्वेंट्री की गणना पर उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण है या नहीं। इन्वेंट्री गणना प्रक्रिया का विवरण प्राप्त करना और सुनिश्चित करना कि इन्वेंट्री गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। इन्वेंट्री गणना में भाग लेना और परीक्षण गणना करना। देखो अब ये बढ़ता जा रहा है, पहले में तो लाजमी सी बात है तीसरा ही लूंगा ना कि विवरण भी प्राप्त करा, उससे सुनिश्चित करा कि इन्वेंट्री की गणना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है, उसकी गणना में स्वयं भाग लिया, और आप जो ऊपर वाले में तो और परीक्षण की गणना करना है, स्वयं आपने देखा कि वो परीक्षण जो कर रहा है वो आप स्वयं भी करके देखें। तो ये सबसे बेहतर तो यही है ना यार, इसमें तीनों चीजें आ गई, इन्वेंट्री गणना में भाग लेना, परीक्षण गणना करना, ये काम का नहीं। तो
तीसरा वाला जो है, हाँ अगर इस क्वेश्चन में तीसरा ऑप्शन नहीं होता तो ग लगाते, ख लगाते, और खा भी नहीं होता तो का लगाते। अब चूंकि ग वाले में तीनों आ रहे, बैंक समाधानों यानी बैंक रिकंसिलेशन पर नियंत्रण का परीक्षण करने में वह बैंक समाधान नियमित अंतराल पर किए जा रहे हैं या नहीं, इस संबंध में नियंत्रण की खामी का सबसे उपयुक्त विवरण। यानी हम जब ये देखेंगे कि बैंक रिकंसिलेशन सही तरीके से बना है या नहीं, बैंक रिकंसिलेशन का नियंत्रण सही समय पर होता है या नहीं, सही अंतराल में किया जा रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उस कमी को जानकारी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संबंधित कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ होने के कारण बैंक समाधान नियंत्रित रूप से नहीं बनाया जाता। हाँ ये एक कारण हो सकता है, लेकिन ये इस बात का सूचक नहीं है कि बैंक समाधान को लेकर उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है। कई जगह ऐसा होता है कि आप बैंक समाधान 6 महीने में एक बार बनाते हो या 3 महीने में एक बार बनाते हो, क्वार्टरली त्रैमासिक, या 6 माही बनाते हो, या त्रैमासिक बनाते हो, या जो ना हर महीने बनाते हो सकता है। तो अगर बैंक समाधान नियमित रूप से नहीं बनता, ये इसके आधार पे ये कहना कि जो है बैंक पे, बैंक रिकंसिलेशन पे हमारे आंतरिक नियंत्रण अच्छे नहीं, गलत है। हाँ ये कमी है, कमी तो है, पर खाली ये चेक करने से काम नहीं होगा। संबंधित कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ होने के कारण ये तो होगा, इसके परिणाम सब रटिया हो सकती है। हाँ अब ये है, लेकिन नीचे वाला पढ़ते हैं, इसमें यहां तक तो सेम है, इसके परिणाम वित्तीय विवरणों में नकदी और शेष आए, इसमें तीनों आ गए। बैंक के कर्मचारी पर अत्यधिक बोझ है और उसकी वजह से जो है हमारा बैंक समाधान या बैंक रिकंसिलेशन समय से नहीं बनता और इस कारण गलतियां होती है, इसका असर हमारे वित्तीय विवरणों की नकदी और बैंक का जो शेष है उस पर आता है। हाँ बिल्कुल आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों आ गए, चौथा पढ़ लेते हैं, उसमें और भी ज्यादा होगा तो चौथे पे लगाएंगे। संबंधित कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ होने के कारण बैंक समाधान नियमित रूप से नहीं बनता, इसे मासिक रूप से निष्पादित किया जाना चाहिए। ये तो सलाह हो गई, ये तो सलाह है। ये जो तीन आपने पढ़े, क ख ग तो एक जैसी है, ख में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ग में एक और पॉइंट एक्स्ट्रा है, बस इतनी सी बात। ख में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, ग में एक और पॉइंट एक्स्ट्रा है, ठीक है, इतनी सी बात है खाली। तो क्या बोला हमने, हमने कहा कि भैया अगर आप ध्यान से देखिए, अगर नियमित रूप से आपका बैंक समाधान या बैंक रिकंसिलेशन नहीं बन रहा, इसके परिणाम स्वरूप उसमें बहुत त्रुटियां हो रही हैं और इस वजह से बैंक का नकदी और बैंक का शेष का विवरण भी गलत हो रहा है, तो भाई साहब इसका मतलब आंतरिक नियंत्रण तो बेकार है आपका, ये बात सुनिश्चित करते हैं। हाँ अगर आज ग नहीं होता तो खा पे लगाते, और ख और ग दोनों नहीं होते तो खा पे लगाते। चूंकि कंपनी एक नई ग्राहक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, पहचान का जोखिम कम है, पहचान का जोखिम बढ़ गया, पहचान के जोखिम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अंकेक्षण जोखिम को कम करने हेतु जोखिम को बढ़ाया जाना चाहिए, जांच जोखिम मतलब डिटेक्शन रिस्क। देखिए इसमें ये वाला ठीक है, मेरे हिसाब से इसके अंदर ये वाला ज्यादा उचित बैठेगा, क्योंकि नई कंपनी के केस में सामान्य तौर पर जो है जोखिम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नई कंपनी है, नई इकाई होती है, तो उस वाली परिस्थितियों में इकाई में गलतियां होना लाजमी होता है, वहां पे सामान्य तौर पर हम जोखिम नहीं लेते। किसी नए ग्राहक के आंकलन के प्रति अंकेक्षक, इसका आंसर जोखिम बढ़ गया है, नहीं नहीं, इसमें यह आंसर सही रहेगा, ठीक है। किसी नए ग्राहक के आंकलन जोखिम के प्रति लेखा परीक्षक या अंकेक्षक की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है, अधिक ठोस प्रक्रियाओं का निष्पादन करने की आवश्यकता है, नए ग्राहक के आंकलन जोखिम के प्रति अंकेक्षक की प्रतिक्रिया के संबंध में अधिक ठोस, हाँ ये जरूर करना पड़ेगा, अधिक कम ठोस तो नहीं लगानी, तो अधिक ठोस प्रक्रिया क्यों लगानी, देखिए नया जो ग्राहक होता है उस परिस्थिति में हम लोगों के लिए जोखिम का आकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है, प्रभाव नहीं पड़ता, पर इस साल नहीं पड़ेगा अगले साल तो पड़ेगा, तो जोखिम का आकलन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें कुछ ठोस अंकेक्षण प्रक्रिया या ठोस जोखिम आकलन प्रक्रियाओं को निष्पादित करना होता है, ठीक है, ये तो लाजमी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ ज्यादा ठोस जोखिम प्रक्रिया आपको लगानी पड़ेगी। कम ठोस प्रक्रिया निष्पादित करने से काम नहीं होगा, ठोस प्रक्रियाओं से प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। अंकेक्षण जोखिम कम होने के कारण मूल प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, पहला वाला। तो दो सवाल हम लोगों ने देखे बहुत अच्छे से, ठीक है, और इसके बाद तो उन्होंने सारांश दे दिया, लेकिन इसके आगे फिर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस होंगे, अपनी राय एमसीक्यू आधारित प्रश्न, देखो कई तीन शायद पांच, हाँ चार पांच रखे, फिर सही गलत ट्रू एंड फॉल्स है, फिर वैसे वाले सवाल हैं जिनमें आपको जो है आंसर लिखना होता है, किसी में 2 लाइन का, किसी में 4 लाइन का,
तो अपन अभी क्या देख लेते हैं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से हैं। एक मिनट, ज्यादा भी नहीं दे रखे इन्होंने, कम ही दे रखे। आओ, वस्तुगतता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये किसी मत की प्रकृति पर प्रभावित रहता है। देखो पहली बात तो ये है, वस्तुगतता जो है ये है सारवानता। सारवानता को बोलते हैं वस्तुगतता, मैटेरियलिटी। घबराओ मत, आप कहेंगे सर आपने अलग शब्द पढ़ाया, इसमें अलग शब्द है। ऐसा नहीं है, पेपर जब बनाया जाता है उस समय वो यही शब्द प्रयोग करे वस्तुगतता, ये जरूरी नहीं। और इसीलिए आपको पेपर अंग्रेजी में भी देख लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने जगह जगह जहां पे भी आप पढ़ाया हिंदी में, मैंने जगह जगह अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करा है। उसको प्रयोग करने के पीछे यही कारण होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो। मैटेरियलिटी या सारवानता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये किसी मद की प्रकृति से अप्रभावित रहता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, ये मद की प्रकृति से प्रभावित होता है। ये कानून या विनियमों की आवश्यकता से अप्रभावित नहीं, उससे भी फर्क पड़ता है। हमने पीछे पढ़ा भी था कि कानून की और विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार भी कुछ मदों को हम लोग सारवान मानते हैं। ये पेशेवर विषय का निर्णय का विषय नहीं है, ये भी गलत। ये पेशेवर निर्णय से सब उल्टा उल्टा लिखा है। ये हमेशा सापेक्ष आकार का विषय नहीं होता। सापेक्ष आकार के विषय से हमारा मतलब है कि यह हमेशा एक ऐसा विषय नहीं होता जिस पर एक जैसी राय हो। हाँ बिल्कुल, ये सही है। ये तीनों तो इन्होंने उल्टे लिख दिए। सारवानता मद की प्रकृति से भी प्रभावित होती है, उस मद के संबंध में जो कानून या विनियमन की आवश्यकता है उनसे भी प्रभावित होती है, अंकेक्षक के पेशेवर निर्णय पर भी प्रभावित करती है। हाँ ये जरूर है कि इसका आकार जो है वो हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं हो सकता। कोई मद इस इकाई में अगर सारवान है तो हो सकता है अन्य इकाई में ना हो, चाहे उसकी राशि आकार प्रकार प्रकृति एक जैसी हो। ठीक है। हाँ ऊपर वाले अगर उल्टे लिखे होते ना, मतलब लिखा था प्रभावित होता है, प्रभावित रहता है, प्रभावित न होता है, तो नीचे पता है क्या लिखा था, ऊपर के लिखे तीनों। तो फिर आप इस पे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे अप्रभावित की जगह प्रभावित, प्रभावित और यहाँ नहीं शब्द नहीं लिखा होता। किसी कंपनी का संचालन काफी हद तक स्वचालित होता है। ठीक है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? इसके परिणाम स्वरूप जटिल व्यवसायिक परिस्थितियां बनती हैं। किसी कंपनी का संचालन स्वचालित अगर होगा तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आपको आ सकती है, या उसमें से कौन सा, उस अगर स्वचालित वातावरण के संबंध में बात करें तो कौन सा कथन एकदम सही है? इसके परिणाम स्वरूप जटिल व्यवसायिक स्थिति बनती, बिल्कुल ये तो सही है भाई साहब। अब देखते हैं ख ग में, इसके परिणाम स्वरूप आसान कारोबारी माहौल और अंकेक्षण आसान नहीं, नहीं ये तो थोड़ा सा गलत लिख दिया आपने। अंकेक्षण और व्यवसायिक माहौल, अब देखो कितना गलत, व्यवसायिक माहौल लिखते हैं, कारोबारी माहौल क्या होता है? स्वचालन का व्यवसायिक परिस्थिति की जटिलता से कोई गलत है? स्वचालन यदि स्वचालित वातावरण होगा तो जटिलता ज्यादा होगी, स्वचालित वातावरण कम है तो जटिलता कम है। काम आसान होता है लेकिन जटिलता बढ़ती है। इसका परिणाम आसान व्यापारिक परिस्थिति के रूप में सामने आता है, हालांकि इसमें लेखा अंकेक्षक की जटिलता बढ़ जाती है, गलत। आसान व्यापारिक परिस्थितियां तो नहीं बनती। ठीक है। थोड़ी तो उसके उसके अंदर मुश्किलात आती हैं। प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? अंकेक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षक मतलब वैधानिक अंकेक्षक, अंकेक्षण समिति, अंकेक्षण समिति, या प्रबंधन या प्रबंधन। ये तो सबको पता है मेरे हिसाब से, बताने की जरूरत नहीं। निम्नलिखित से कौन सा कंपनी की आईटी परिस्थिति के कारण कंपनी के आंतरिक नियंत्रण तो जोखिम नहीं है? डेटा की संभावित हानि की वजह से, आवश्यकता पड़ने पर डेटा को एक्सेस करने में असमर्थता, डेटा का अनाधिकृत पहुंच, बड़ी मात्रा में डेटा का प्रसंस्करण। देखो ये क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कौन सा इनमें से कौन सा कॉमा, कंपनी की आईटी परिस्थिति के कारण कंपनी के आंतरिक नियंत्रण हेतु जोखिम नहीं है? इनमें से किसकी जोखिम नहीं? डेटा की संभावित हानि, देखो बिल्कुल है, अगर आईटी परिस्थिति होगी तो है। अनाधिकृत पहुंच भी हो सकती है। बड़ी मात्रा में डेटा का प्रसंस्करण मतलब गलत लोगों तक वो डेटा पहुंच गया। वैसे तो चारों ही है पर घ सबसे ज्यादा अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आईटी नियंत्रण का उदाहरण नहीं? डिजास्टर रिकवरी प्लान में संबंधित, ये तो सामान्य आईटी, सामान्य आपको याद है हमने पढ़ा था, एक तो एप्लीकेशन वाले नियंत्रण होते हैं जो कि किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। टैली वाला हमने बताया था, टैली के अंदर पासवर्ड है। एक होता है वो जो सामान्य पूरे इकाई के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए होता है, जैसे कंप्यूटर में पासवर्ड है या है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना, ये निर्णय लेना है। एंटीवायरस है,
ये सब क्या होते हैं? ये सामान्य आईटी नियंत्रण है जो किसी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं होते। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आईटी नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? डिजास्टर रिकवरी प्लान से संबंधित नियंत्रण, ये तो है। बैच निर्माण से संबंधित नियंत्रण, ये भी है। डेटा सुरक्षा से संबंधित नियंत्रण, किसी एप्लीकेशन में इनपुट डेटा, एप्लीकेशन में इनपुट डेटा के लिए लगा दिया तो यही नहीं है, बाकी सब तो सामान्य है क्योंकि ये तो एप्लीकेशन के हिसाब से चलेगा। सही गलत, ट्रू फॉल्स। देखो, वस्तुगतता यानी सारवानता, तथा अंकेक्षण जोखिम के स्तर के बीच में सीधा संबंध है। अंकेक्षण जोखिम और सारवानता के, देखो सीधा जोखिम तो नहीं है, विपरीत संबंध होता है। सीधा मतलब, सॉरी, आंसर इसका है गलत, विपरीत जोखिम होता है। क्यों? यदि किसी भी मद में सारवानता है तो उसमें जोखिम है ना, अगर उस वो मद सारवान है तो जोखिम कम होगा, क्योंकि मद सारवान इसका मतलब इकाई ने उसे ध्यान से करा होगा, तो उसमें कपट और त्रुटि की संभावना कम होगी, तो हमारा जोखिम। यदि मद सारवान नहीं है तो उसमें इकाई ने शायद ध्यान ना दिया हो और उसमें त्रुटि या कपट की संभावना ज्यादा हो। नियंत्रण जोखिम किसी खाते के शेष या लेन देन के वर्ग की गलत विवरण की संवेदनशीलता है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है या जब अन्य वर्गों, नियंत्रण जोखिम किसी खाते के शेष या लेन देन के वर्ग की गलत विवरण की संवेदनशीलता है, जो कि या तो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है या जब अन्य शेष या वर्गों में गलत विवरण के साथ एकत्रित हो जाती है, ये मानते हुए कि इसके कोई संबंधित आंतरिक नियंत्रण नहीं थे। ये तो गलत है जोखिम, ये गलत, क्योंकि नियंत्रण जोखिम का मतलब होता है किसी मद या किसी खातों के शेष जो है, या कोई लेन देन या व्यवहारों की श्रेणियां, जो है हमने पीछे पढ़ा था, लेन देन के वर्ग मतलब लेन देन या व्यवहारों की श्रेणियां, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और याद रखना, जिसको इन लोगों ने लेन देन लिखा है हम उसको व्यवहार बोलते हैं, दोनों का ही मतलब ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, वर्ग को हम लोगों ने लिखा है श्रेणी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है। तो किसी खाते के शेष या व्यवहारों की श्रेणी या लेन देन के वर्ग की गलत विवरण की संवेदनशीलता है, जो कि व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। नियंत्रण जोखिम ये थोड़ी ना होता है, नियंत्रण जोखिम का तो मतलब होता है कि उस मद पे या उस खाते के शेष पे या उस मदों की श्रेणी पर, ठीक है, जो है गलत, उसमें जो आंतरिक नियंत्रण लगा है वो शायद प्रभावी तरीके से काम ना करे और उस वजह से उसमें जोखिम पकड़ में ना आए। ठीक है, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता के बारे में अंकेक्षक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियंत्रण के परीक्षण, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसलिए तो करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का रखरखाव अंकेक्षक की जिम्मेदारी है, गलत। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अभी अभी ऊपर भी पढ़कर आए थे हम लोग, ये वाला तो यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, ये रहा। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की रखरखाव की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है, अंकेक्षक की नहीं। तो इसमें से 3 तो गलत ही है। अब नीचे तो देखिए वैसे वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा सीधा आंसर लिखना होता है। चर्चा करें कि जोखिम आकलन प्रक्रियाओं में के रूप में निष्पादित विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं कैसे उपयोगी हो सकती है, पीछे पढ़ कर आए थे। क्या अंकेक्षक द्वारा सारवानता का दस्तावेजीकरण आवश्यक है? क्या बिल्कुल आवश्यक है। किन किन वाच, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। स्वचालित परिस्थितियों में सामान्य आईटी नियंत्रण और एप्लीकेशन नियंत्रण के बीच संबंध, ऊपर टॉपिक हमने पढ़ा था। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जिनमें आपको सीधा सीधा आंसर मिलेगा। पीछे इन्होंने कहीं पे भी केस स्टडी नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए कोई चिंता की परेशानी की बात ही नहीं है। आजकल तो वैसे भी केस स्टडी में इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए जिसमें नीचे 4 क्वेश्चन वो लोग देते हैं और उसके ऊपर हमें जवाब देना होता है। ठीक है, वो वाला तो आजकल सिस्टम, इसमें तो सब सिंपल क्वेश्चन ही है। देखो, गैर नियमित लेन देन से क्या तात्पर्य? गैर नियमित नॉन रेकरिंग। संक्षेप में रेखांकित करें ऐसे लेन देनों के मध्य वर्णन में जोखिम, पीछे हमने पढ़ा था कि गैर नियमित जो लेन देन होते हैं उनमें जोखिम ज्यादा होती है। वस्तुगत, मैं ऐसी पढ़ रहा हूँ रैंडमली, वस्तुगत मिथ्या वर्णन या सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिम में 2 घटक होते हैं। एक तो सारवान मिथ्या वर्णन के जोखिम को स्पष्ट रूप से प्रभावित करते हुए समझाएं। हाँ, तो सारवान जोखिम हम बता देंगे, सारवान मिथ्या वर्णन की जोखिम कौन सी होती है। ठीक है, ऊपर पढ़ाया था हम लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस करे इसके। आप लोग भी इसके पास्ट के एग्जाम्स के कोई क्वेश्चन वगैरह आए हुए हो तो उनको करें। कोई अगर उसमें परेशानी आती तो मुझसे पूछे, बाकी इस तरह के आसान क्वेश्चंस आते हैं, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं है।
ठीक है, तो आपको जनरली कोई दिक्कत नहीं आती। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताएं, उसकी क्वेश्चंस भी अपन ले लेंगे। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल ही आता है, एक चैप्टर 1 2 3 पर आसानी क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चन कोई आता नहीं। तो आपको, मेरे को लगता है कि शायद ज्यादा परेशानी आनी नहीं चाहिए, ज्यादा परेशानी आएगी भी नहीं। ठीक है, खैर अगले लेक्चर में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 चालू कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सारे अंकेक्षण मानकों के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो देखेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए।